Hello everyone. Welcome to the official YouTube channel of Sharma Tuitions, where we aim conceptual knowledge along with deeper understanding for our students. I am Rohit Sharma, co-founder of Sharma Tuitions and your teacher, mentor and friend. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के अगले येट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स: इंट्रोडक्शन, कोऑर्डिनेशन, न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. So without any further delay, let's get started. Now, before starting this chapter off, I would like to ask a few questions to you. Have you ever been to kitchen and accidentally burnt your hand? ऐसे सिचुएशन में आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होता है? आप अपना हाथ उस गर्म चीज से हटा लेते हो, राइट? What will you do when a bowler throws a ball at you while playing cricket? अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और बॉलर आपकी तरफ बॉल फेंके तो आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होगा? आप या तो उस बॉल को हिट करोगे या उस बॉल को लीव कर दोगे, isn't it? या फिर what will your pet do if you shout or call its name? जब भी आप अपने पेट को बुलाते हो तो वो आपका पेट क्या करता है? आपकी तरफ दौड़ के आता है, isn't it? हमने अभी 3 अलग अलग टाइप के सिचुएशंस देखे और उन तीनों सिचुएशंस में हमारे बॉडीज का अलग अलग टाइप का रेस्पॉन्स देखा. What exactly is this known as? रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई. ये जो भी 3 चीजें या जो भी डेली लाइफ में हम ऐसे रिस्पॉन्सेस देखते हैं हमारे बॉडी के द्वारा, इस चीज को रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई बोला जाता है. अब ये स्टिम्युलाई क्या होता है? द चेंजेस इन एनवायरमेंट टू विच ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड आर नोन एज स्टिम्युलाई. जो भी चेंजेस हमारे एनवायरमेंट के अंदर होते हैं टू विच ऑर्गेनिज्म रिएक्ट और रिस्पॉन्ड इज नोन एज स्टिम्युलाई. अगर सिंगुलर में इसकी बात करें तो दैट इज स्टिम्युलस. द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्टिम्युलस इज यूजुअली इन फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट. जनरली जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है? अपने किसी बॉडी पार्ट को मूव करके. जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल में आप अपना हाथ उस गर्म चीज से इमीडिएटली हटा लोगे तो दैट इज योर रिस्पॉन्स. या जैसे आपको बॉल डाली जाएगी, आप उस बॉल को या तो हिट करोगे या लीव करोगे तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, दैट इज एन इमीडिएट रिस्पॉन्ड. नाउ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिम्युलाइज इन अ डिफरेंट वे. अलग अलग तरीके के स्टिम्युलाइज को अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाता है. नाउ लाइट, हीट, कोल्ड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, पेन, वाटर और ग्रेविटेशनल फोर्स, देयर आर एंड नंबर ऑफ स्टिम्युलाइज जिनको हमारी बॉडी आए दिन रिस्पॉन्ड करती है. अब देखने में तो ये प्रोसेस काफी सिंपल लगता है, isn't it? कि हाँ ठीक है, हमारे एनवायरमेंट में बाहर कुछ हो रहा है और हम उसके हिसाब से खुद को थोड़ा सा बदल रहे हैं या उस चीज को लेके रिएक्ट कर रहे हैं. बट इट इज एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ये कैसे मुमकिन हो पाता है, उसी के बारे में this chapter is all about. Now, without any further delay, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. The reaction and response to stimuli is a characteristic property of living organism. ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बहुत इंपॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. यानी कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हम स्टिम्युलाई को लेके रिस्पॉन्ड कर सकें. Both plants and animals react and respond to various stimuli around them. But animals react in a different way, whereas plants react in a different way. दोनों plants और animals
दोनों ही अपने स्टिम्युलाई को लेके, अपने एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस को लेके रिएक्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। बट एनिमल्स जो हैं एक अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, वेयर एज प्लांट्स जो हैं वो एक अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। नाउ रिएक्शन ऑफ प्लांट्स इज वेरी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है बिकॉज प्लांट्स कैन नॉट मूव। प्लांट्स ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एनिमल्स कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन कि जो प्लांट्स हैं वो अपने रिस्पॉन्स के टर्म्स में बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं। कोऑर्डिनेशन। अब इस चैप्टर का नाम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, तो ये कोऑर्डिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है और ये हम सबकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमेटिक मैनर टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अब ये डेफिनेशन जो है इसने इस पूरे चैप्टर को एक डेफिनेशन में समराइज कर दिया है। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उन सबका साथ मिलके काम करना, वर्किंग टुगेदर इन अ सिस्टमेटिक मैनर टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिम्युलस। ये सारे ऑर्गन्स जब एक सिस्टमैटिक ढंग से काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस अ सूटेबल रिस्पॉन्स, अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिम्युलस, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। बेसिकली ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा फोन रिंग करता है तो दैट इज द स्टिम्युलस जिसके लिए हमें रिस्पॉन्ड करना है। अब हमारे फोन की जो आवाज है वो सुनेंगे हमारे कान, आर ईयर्स। तो आर ईयर्स आर द वंस विच आर रिसीविंग दोज सिग्नल्स, इजंट इट? तो दे आर नोन एज रिसेप्टर्स। नाउ सिंस सिग्नल्स ऑफ द फोन कॉल आर रिसीव्ड बाय आर ईयर्स, अब हमारे जो नर्व सेल्स हैं वो इफेक्टर का काम करते हैं। वो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं एंड हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल्स भेजते हैं। ब्रेन को इसलिए ताकि उसे इंफॉर्म कर सके कि भाई फोन बज रहा है, इसका क्या करना है, इजंट इट? एंड स्पाइनल कॉर्ड को इसलिए कि वो रिलेटेड मसल्स को तैयार कर पाए। हाथों से फोन उठाना है ना, तो हाथों को रेडी कर पाए कि हाँ फोन को पिक करो और सुनो। सो दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स। ये एक फिक्स्ड सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें स्टिम्युलस जो है वो रिसेप्टर्स के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर सिग्नल्स भेजता है। ये सिग्नल्स हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं थ्रू इफेक्टर्स विच आर न्यूरॉन्स एंड देन आवर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू द स्टिम्युलस। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारा हाथ किसी हॉट चीज पे पड़ जाए, किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे पड़ जाए, तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, एक बार उसका पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले रिसेप्टर्स इन आवर हैंड डिटेक्ट स्टिम्युलाई दैट इज हॉट टेम्परेचर, और वो क्या करते हैं, वो हमारे नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल्स भेजते हैं। रिस्पॉन्डिंग नर्व सिग्नल्स ट्रेवल डायरेक्टली फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स इन आवर आर्म्स। जो भी रिस्पॉन्स कैरी करने वाले नर्व्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड का रिस्पॉन्स सीधा हमारे आर्म मसल्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं। एंड व्हाट डू? वी पुल आवर हैंड्स अवे, हम अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। आफ्टर यू रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलाई, द नर्व सिग्नल्स ट्रेवल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन एंड यू फील द पेन। जैसे ही हम अपना हाथ हटा लेते हैं, हम रिस्पॉन्ड कर लेते हैं उस स्टिम्युलाई को लेके। जो नर्व सेल्स हैं वो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं एंड इवेंचुअली वी स्टार्ट फीलिंग द पेन। इसीलिए आपने बहुत अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो जैसे ही आपका हाथ किसी गर्म चीज पे पड़ता है आप इमीडिएटली हाथ हटा लेते हो, आपको तब तक कोई पेन या कुछ हीट फील नहीं हो रही होती, बट उसके कुछ सेकेंड्स बाद यू स्टार्ट फीलिंग द पेन। दैट इज द टाइम व्हेन आवर नर्व्स आर कैरिंग आउट द सिग्नल्स टू ब्रेन कि नहीं, आपका हाथ किसी गर्म चीज पे था और आपको पेन फील हो रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की, कि कोऑर्डिनेशन कितने टाइप्स का होता है।
कोऑर्डिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब ये दोनों चीजें कैसे अलग हैं वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स कॉल्ड वर्टेब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम। जो भी हायर एनिमल्स हैं यानी कि वर्टिब्रेट्स जो भी हायर एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इनके अंदर नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन। वेयर एज अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स, नोज एक्सेट्रा, बट दे स्टिल कैन चेंज और रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन आवर एनवायरमेंट। प्लांट्स के अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, ना ही किसी तरीके के सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, बट फिर भी जो हमारे प्लांट्स हैं वो एक्सटर्नल चेंजेस को लेके रिस्पॉन्ड करते हैं। ये कैसे मुमकिन हो पाता है? बिकॉज ऑफ सम हॉर्मोन्स प्रेजेंट इनसाइड प्लांट्स। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एनिमल्स के अंदर दो तरह के सिस्टम प्रेजेंट हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, वेयर एज प्लांट्स के अंदर सिर्फ हार्मोनल सिस्टम यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट है। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, अब इससे जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई और कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस? क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना है या एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है ये कैसे मुमकिन हो पाता है? कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैव अ स्पेशलाइज्ड सेल्स called nerve cells or neurons to respond to stimuli or coordinate their activities। जो भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसे हम नर्व सेल या न्यूरॉन भी बोलते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज, जो स्टिमुलाई को लेकर रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है और सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। This system of nerve cells is called the nervous system। इसे nervous system बोला जाता है। For example, हाइड्रा एक सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर एक पूरा नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स होता है जो कि इसके पूरे स्ट्रक्चर के अंदर स्प्रेड आउट होता है। तो बेसिकली सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना और अपने स्टिमुलाई को लेकर रिस्पॉन्ड करना, ये सारे नर्व सेल्स का काम होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे पॉसिबल है? देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। हमारे अंदर दो अलग अलग तरीके के सिस्टम्स हैं जो कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। दे आर द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, विच इज ऑल्सो नोन एज हार्मोनल सिस्टम। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम वर्क टुगेदर to control and coordinate our activities such as our physical actions and our thinking process and emotional behavior। Human beings के अंदर nervous system और endocrine system ये दोनों साथ में काम करते हैं ताकि सारे activities को control और coordinate किया जा सके। सबसे पहले वही सवाल जो सबके मन में चल रहा होगा कि ये human nervous system होता क्या है? What do you mean by human nervous system? Human nervous system है क्या? Human nervous system एक ऐसा सिस्टम है यानी कि एक ऐसे ऑर्गन्स का कॉम्बिनेशन है जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में हर एक माइनर और मेजर, छोटी या बड़ी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शन है। नर्वस सिस्टम हेल्प्स ऑल द अदर सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी टू वर्क टुगेदर। अब हमारी ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस एक साथ काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। उन्हें प्रॉपरली काम करने में मदद करना नर्वस सिस्टम का काम है। Human nervous system receives information from surroundings, process it
एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या करता है, आसपास के सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उसे प्रोसेस करता है और उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। न्यूरॉन द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम इस एक यूनिट के ऊपर बेस्ड है। न्यूरॉन्स ऑल्सो नोन एज नर्व सेल्स send and receive signals from your brain, while neurons have a lot in common with other types of cells. They are structurally and functionally unique. Neurons, जिन्हें हम नर्व सेल्स के नाम से भी जानते हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ब्रेन को सिग्नल्स सेंड करना और ब्रेन से सिग्नल्स रिसीव करना। अब चाहे न्यूरॉन्स बाकी के दूसरे सेल्स जैसे हैं, बट ये स्ट्रक्चर में और फंक्शंस में काफी अलग होते हैं। स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्शंस कॉल्ड एक्सॉन्स अलाउ न्यूरॉन्स टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू अदर सेल्स। जो इनके अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्शंस हैं, जिन्हें हम एक्सॉन्स के नाम से जानते हैं, वो केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को दूसरे सेल्स में ट्रांसफर करते हैं। Neurons can also receive these signals via root-like extensions known as dendrites. Neurons ये सारे signals receive भी कर सकते हैं dendrites के थ्रू। Neurogenesis. At birth, the human brain consists of estimated 100 billion neurons. हमारे जन्म से ह्यूमन ब्रेन के अंदर लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अनलाइक अदर सेल्स, न्यूरॉन्स डू नॉट रिप्रोड्यूस और रीजेनरेट। दे आरंट रिप्लेस्ड वंस दे डाई। दूसरे सेल्स के जैसे न्यूरॉन्स ना तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ना खुद को रीजेनरेट कर सकते हैं। हम इन्हें बदल नहीं सकते एक बार ये न्यूरॉन सेल्स इनएक्टिव हो जाते हैं या डाई कर जाते हैं तब। The creation of new nerve cell is known as neurogenesis. नए नर्व सेल को बनाने के प्रोसेस को न्यूरोजेनेसिस बोला जाता है। While this process isn't well understood, it may occur in some parts of brain after birth. न्यूरोजेनेसिस वैसे तो एक बहुत रेयर एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट ये ब्रेन के कुछ हिस्सों में पॉसिबल हो सकता है आफ्टर बर्थ। एनाटॉमी ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं और उन पर्टिकुलर पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, हम अब उनके बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर काफी हद तक एक ट्री, एक पेड़ जैसा होता है। कैसे? न्यूरॉन्स के अंदर और ट्रीज के अंदर दोनों के अंदर कुछ ब्रांचेस हैं। इनकी जो सेंट्रल बॉडी है, जो मेन पोर्शन है जिसे हम ट्रंक बोलते हैं, वो दोनों के अंदर मौजूद है और दोनों के अंदर रूट्स जैसा स्ट्रक्चर भी है। तो हम लोग ये इजीली रिलेट कर सकते हैं एक ट्री के साथ हमारे न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उसे। न्यूरॉन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सोमा, जिसे सेल बॉडी भी बोला जाता है। The cell body carries genetic information, maintains the neuron structure and provide energy to drive activities. जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है, जिसे सोमा के नाम से जाना जाता है, इसके मेन 3 फंक्शंस हैं। सबसे पहला जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करना, दूसरा न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, तीसरा सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करना। Like other cell bodies, a neuron's soma contains nucleus and specialized organelles. It is enclosed by a membrane which protects it and allows it to interact with immediate surroundings. अब जैसा कि हर एक सेल बॉडी के अंदर होता है, न्यूरॉन के सोमा के अंदर भी न्यूक्लियस है और कुछ स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज है। इसको भी चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज किया जाता है। ये मेम्ब्रेन ना सिर्फ इसे प्रोटेक्ट करती है,
बट अपने सराउंडिंग्स के साथ इंटरैक्ट करने में भी मदद करती है। Axon. Axon is a long tail-like structure which joins the cell body at a specialized junction called axon hillock. Axon एक बहुत बड़ा टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे ज्वाइन किया जाता है कुछ स्पेशलाइज्ड जंक्शंस के साथ, जिन्हें axon hillock भी बोला जाता है, and they are also known as axon terminals. Many axons are insulated with fatty substances called myelin. Myelin helps axons to conduct electrical signals. बहुत सारे axons जो हैं वो एक इंसुलेटेड होते हैं एक पतली सी परत से, एक पतली सी लेयर से, जिसे माइलिन शीथ भी बोला जाता है। माइलिन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंडक्ट करने में axons की मदद करते हैं। Neurons generally have one main axon. Dendrites. Dendrites are the fibrous roots that branch out from the cell body, like an antenna. Dendrites receive and process signals from axons to another neurons. Dendrites वो fibrous roots या branch जैसा structure होता है जो cell body से बाहर आता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक एक पेड़ जैसा होता है, तो उस पेड़ में जैसे ब्रांचेस होती हैं वैसे ही न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट्स होते हैं। न्यूरॉन्स के अंदर जो डेंड्राइट्स प्रेजेंट हैं ये सिग्नल को रिसीव भी करते हैं और प्रोसेस करते हैं जो भी सिग्नल दूसरे न्यूरॉन से आते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंटीना ऑफ न्यूरॉन्स। Neurons can have more than one set of dendrites. It is also known as dendritic trees. Neurons के अंदर एक से ज्यादा dendrites भी मौजूद हो सकते हैं जिन्हें हम dendritic trees के नाम से जानते हैं। For example, now let's talk about types of neurons. हमारे बॉडी में सिर्फ एक तरीके के न्यूरॉन्स नहीं होते, काफी अलग अलग तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में 3 अलग अलग तरीके के न्यूरॉन्स मौजूद हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जिन्हें हम यूनिपोलर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन्स जिन्हें हम मल्टीपोलर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, एंड बायपोलर इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स जो हमारे सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, जो हमें टेस्ट, स्मेल, हियर, सी एंड फील करने में चीजों को मदद करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स आर ट्रिगर्ड बाय द फिजिकल एंड केमिकल इनपुट्स फ्रॉम आवर एनवायरमेंट। हमारे एनवायरमेंट से जो भी फिजिकल और केमिकल इनपुट्स मिलते हैं हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स को, ये उन्हें ट्रिगर करते हैं। साउंड, टच, हीट, लाइट, ये कुछ फिजिकल इनपुट्स हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रिगर करते हैं। वेयर एज स्मेल एंड टेस्ट आर द केमिकल इनपुट्स ट्रिगर्ड बाय सेंसरी न्यूरॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, स्टेपिंग ऑन हॉट सैंड एक्टिवेट्स सेंसरी न्यूरॉन्स इन सोल ऑफ आवर फीट। जैसे ही हम गर्म रेत के ऊपर पैर रखते हैं तो हमारे पैरों के जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, जो हमारे ब्रेन को कुछ सिग्नल्स भेजते हैं दैट मेक्स अस अवेयर अबाउट दैट हीट, जो उस गर्मी के बारे में हमें अवेयर करता है। मोटर न्यूरॉन्स प्ले अ रोल इन मूवमेंट इंक्लूडिंग वॉलेंट्री एज वेल एज इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। These neurons allow the brain and spinal cord to communicate with muscles, organs and glands all over the body. मोटर न्यूरॉन्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, हमारे मोटर एबिलिटीज, हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, फिर चाहे वो वॉलेंट्री मूवमेंट्स हो या इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। बेसिकली ये न्यूरॉन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बाकी के मसल्स, ऑर्गन्स और ग्लैंड्स के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है ताकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाली एक्टिविटीज के हिसाब से खुद को कोऑर्डिनेट कर सके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स।
lower and upper. Lower motor neurons carry signals from spinal cord to smooth muscles and skeletal muscles, whereas upper motor neurons carry signals between the brain and spinal cord. अब ये जो मोटर न्यूरॉन है ये भी दो तरीके के होते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन्स एंड अपर मोटर न्यूरॉन्स. लोअर मोटर न्यूरॉन्स सारे सिग्नल्स को स्पाइनल कॉर्ड से हमारे स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स तक कैरी करता है, वेयर एज अपर मोटर न्यूरॉन्स हमारे सिग्नल्स को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ट्रांसमिट करवाता है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम कुछ भी खाते हैं हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल्स भेजते हैं और स्मूथ मसल्स लाइक ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स एक्टिव हो जाते हैं उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. इंटरन्यूरॉन्स. Interneurons are known as neural intermediaries found in our brain and spinal cord. They are the most common type of neurons. Interneurons जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये intermediaries का काम करते हैं जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच पाए जाते हैं. They are the most common type of neurons. ये काम कैसे करते हैं? They pass signals from sensory neurons and other interneurons to motor neurons and other interneurons. Basically, sensory neurons जो हैं वो बाकी के interneurons को सिग्नल पास आउट करते हैं, whereas motor neurons भी बाकी के interneurons को सिग्नल्स भेजते हैं. They form complex circuits that help us to react to external stimuli. ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाते हैं जो कि हमें हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या हमारे स्टिम्युलाई को रिस्पॉन्ड करने में हमारी मदद करता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू टच समथिंग हॉट, सेंसरी न्यूरॉन्स इन आवर फिंगर टिप्स सेंड सिग्नल टू इंटर न्यूरॉन्स इन आवर स्पाइनल कॉर्ड. जैसे ही हम कुछ गर्म चीज को हाथ लगाते हैं, जो हमारे फिंगर टिप्स में सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो फटाफट से हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सिग्नल्स भेजते हैं थ्रू इंटर न्यूरॉन्स. फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स. अब जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारे बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. अब हमारे न्यूरॉन्स का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी फंक्शन होता है साइनैप्स. द फंक्शन ऑफ साइनैप्स इज टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर. एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जब हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं उस प्रोसेस को, उस फंक्शन को साइनैप्स बोला जाता है. द रीजन बिटवीन नर्व सेल्स सेंडिंग इंफॉर्मेशन एंड नर्व सेल रिसीविंग इंफॉर्मेशन इज वेरी नैरो, बिटवीन 30 to 50 नैनोमीटर्स. दिस इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट और साइनेप्टिक गैप. जनरली दो नर्व सेल्स के अंदर जरा माइनर सा गैप रहता है, अबाउट 30 to 50 नैनोमीटर्स का. ये गैप को साइनेप्टिक गैप या साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है. कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर नर्व सेल इज बेसिकली डन इन टू वेज. ये जो सेंडर नर्व सेल है और रिसीवर नर्व सेल है जिनके बीच में इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज होता है ये दो तरीके से पॉसिबल है, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स एंड केमिकल साइनैप्स. जैसा कि आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहां पे दो न्यूरॉन्स हैं, एक सेंडर न्यूरॉन एंड एक रिसीवर न्यूरॉन. इन दोनों के बीच में जो बहुत माइनर सा गैप है दैट इज साइनेप्टिक गैप या साइनेप्टिक क्लेफ्ट. जैसा कि आप क्लियरली इस इमेज में देख पा रहे हैं ये लीफ जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है. तो अब अगला सवाल ये उठता है कि ये जो दोनों के बीच में साइनेप्टिक गैप है इसे भरा कैसे जाता है, या इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचती कैसे है. हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक एक लॉन्ग जंप मारता है. यही जो गैप है 30 to 50 नैनोमीटर का कवर करने के लिए. अब ये कैसे होता है आगे चल के देखते हैं. Just like this leaf is moving from one tree to another, information moves from one neuron to another neuron.
जैसा कि आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये एक लीफ दूसरे ट्री से पहले ट्री तक जा रहा है एंड पहले ट्री से दूसरे ट्री तक जा रहा है। उसी तरीके से न्यूरॉन्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भेजते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ इंपल्स ट्रांसमिशन, synapse is classified into two types, electrical synapse and chemical synapse. मोड ऑफ इम्पल्स के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारा जो साइनैप्स है वो दो तरीके में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स एंड केमिकल साइनैप्स। अब ये दोनों क्या हैं, इन्हें एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस generated in our brain and transmitted in one neuron to another neuron. इलेक्ट्रिकल साइनैप्स बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की बात करता है जो हमारे ब्रेन के अंदर जनरेट होते हैं और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स बेसिकली टेक्स केयर ऑफ ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। हमारी सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज यानी कि जिनके अंदर हमारे बॉडी पार्ट्स या मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स के थ्रू किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी वॉक, व्हेन वी रन, वॉकिंग, रनिंग एक्सेट्रा, या फिर जो भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज भी हैं जैसे रेस्पिरेशन हो गया, ये सारे एक्टिविटीज इलेक्ट्रिकल साइनैप्स के थ्रू पूरे किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैट्समैन यूजिंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन टू हिट द बॉल। ये जो बैट्समैन है बॉल को हिट करने के लिए हैंड आई कोऑर्डिनेशन यूज कर रहा है। दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी या दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। सिर्फ यही नहीं, और भी किसी भी फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जैसे कि बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन नर्वस सिस्टम? ह्यूमन नर्वस सिस्टम है क्या? ह्यूमन नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है यानी कि एक ऐसे ऑर्गन्स का कॉम्बिनेशन है जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में हर एक माइनर और मेजर, छोटी या बड़ी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शन है। नर्वस सिस्टम हेल्प्स ऑल द अदर सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी टू वर्क टुगेदर। अब हमारी ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस एक साथ काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। उन्हें प्रॉपरली काम करने में मदद करना नर्वस सिस्टम का काम है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग्स, प्रोसेस इट एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या करता है? आसपास के सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उसे प्रोसेस करता है और उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को अगर हम क्लासिफाई करें, डिवाइड करें, तो हम दो हिस्सों में नर्वस सिस्टम को बांट सकते हैं। सबसे पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, that consists of brain and the spinal cord, and peripheral nervous system, जिसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर जितने भी नर्व्स हैं उनका नेटवर्क आ जाता है। बेसिकली नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंबाइन करके बनता है, कुछ इस तरीके से। नाउ दोनों टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम्स की अपनी अपनी स्पेशलिटी है, अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। जैसा कि हमें पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, जिसका काम है थिंकिंग, फीलिंग एंड रिमेंबरिंग, एंड स्पाइनल कॉर्ड जो कि टू वे सिग्नल्स प्रोवाइड करती है हमारे ब्रेन से रेस्ट ऑफ द बॉडी को एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी से ब्रेन को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इट इज रिस्पॉन्सिबल for coordination and control of activities of the nervous system.
The job of central nervous system is to collect all the information from all the receptors in our body, which is added together and sent to the effectors so that the best action could be taken in particular set of circumstances. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स का मतलब वो सारी चीजें, वो सारे ऑर्गन्स या ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उनसे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसे हमारे बॉडी के अंदर जो इफेक्टर्स मौजूद हैं उन्हें सेंड कर देना, ताकि बेस्ट एक्शन लिया जा सके किसी भी सर्कमस्टेंस के अंदर. सो इन कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्सेस both brain and spinal cord are involved to get more appropriate and more intelligent responses to various situations. बहुत सारे complicated situations में जहां complicated responses की जरूरत होती है, वहां brain और spinal cord दोनों involve होके एक particular decision पे पहुंचते हैं ताकि ज्यादा intelligent response तैयार किया जा सके. Now, first of all, let's talk about the brain. Brain is the highest coordinating center in the body. Brain is located inside the skull of our body and in the top of spinal cord. Brain हमारे बॉडी का हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर माना जाता है. ये हमारे स्कल के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के ठीक टॉप पे, ठीक ऊपर लोकेटेड होता है. Human brain controls nearly every aspect of human body. It functions by receiving and sending signals via neurons to different parts of body. Human brain क्या करता है, nearly हर एक एस्पेक्ट जो कि ह्यूमन बॉडी का है उसे कंट्रोल करता है और बहुत सारे फंक्शंस को कंडक्ट करवाता है बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स जो कि उसे न्यूरॉन्स के द्वारा मिलते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. Human brain, just like most other mammals, has some basic structure, but it is developed than the other mammalian brains. Human brain जो है वो बाकी के mammals के brain जैसा ही structure में होता है mostly, but बाकी के mammals के brain के मुकाबले कहीं ज़्यादा advanced और कहीं ज़्यादा developed होता है. Structure of human brain. अब हम human brain का structure समझने की, जानने की कोशिश करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन में सबसे पहले जो इसका आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर आता है, सेरिब्रम. सेरिब्रम के बारे में बात करते हैं. द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर्स नोन एज सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है इसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम. हमारा ह्यूमन ब्रेन 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड होता है. दे आर नोन एज सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. फंक्शन क्या होता है सेरिब्रम का? सेरिब्रम कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मोटर एक्शंस. ये हमारे बॉडी के अंदर सारे वॉलेंट्री मोटर एक्शंस को कंट्रोल करता है. वॉलेंट्री मतलब कि जो हम अपने कंट्रोल से कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, ये सारी चीजें. It is the site of sensory perceptions like tactile and auditory perceptions. हमारे बॉडी में जो भी सेंसरी परसेप्शंस बनते हैं, यानी कि जो भी हम सेंस करते हैं, जो भी हम फील करते हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी परसेप्शंस बनते हैं वो सेरिब्रम में बनते हैं. एंड इट इज द साइट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी. हमारे ब्रेन की जो लर्निंग पावर है या पावर टू मेमोराइज एनीथिंग है वो भी हमारे सेरिब्रम की ही देन है. Hypothalamus. Hypothalamus lies at the base of cerebrum. It controls sleep and wake cycle of the body. It is known as circadian rhythm. It also controls the urges for eating and drinking. Hypothalamus base of cerebrum पे lie करता है. ये हमारी बॉडी का sleeping and waking up cycle control करता है. And it also controls our urge to eat and drink something. Medulla. Medulla forms the brain stem along with pons. It lies at the base of brain and continues into the spinal cord. ये हमारे ब्रेन के बेस पे मौजूद होता है
और स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत तक कंटिन्यू होता है। मेड्यूला जो है इसे ब्रेन का स्टेम भी कहा गया है बिकॉज इट इज लोकेटेड राइट बीनीथ द ब्रेन। मेड्यूला controls various involuntary functions like heartbeat, respiration, etc. हमारे बॉडी में जो अलग अलग इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं जैसे कि हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, इन सबको कंट्रोल करने का काम मेड्यूला का होता है। सेरिबेलम, सेरिबेलम लाइज बिलो द सेरिबेरम एंड एट द बैक ऑफ द होल स्ट्रक्चर। सेरिबेलम जो है वो सेरिब्रम के नीचे होता है और हमारे ब्रेन के जस्ट पीछे की साइड होता है, बैकवर्ड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। इट कोऑर्डिनेट्स द मोटर फंक्शंस व्हेन यू आर राइडिंग योर बाइसाइकिल। द परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर पेडलिंग एंड स्टीयरिंग कंट्रोल इज अचीव्ड बाय सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम हमारे मोटर फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने का होता है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया, अगर हम पेडलिंग कर रहे हैं साइकिल के ऊपर, तो साइकिल को पेडल करना और स्टीयर कंट्रोल करना, वो दोनों चीजें साथ के साथ कर पाए, वो सेरिबेलम के कारण ही हो पाता है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, बेस्ड ऑन द डिफरेंट फंक्शंस, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। ब्रेन को 3 मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, mid brain and hind brain. The forebrain, biggest and the most complex part of the brain, is known as forebrain, which includes thalamus, hypothalamus, the limbic system and the cerebrum. forebrain जो है हमारे ब्रेन का कंसिडरेबली सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है, जिसके अंदर हाइपोथैलेमस होता है, लिम्स वाला सिस्टम है एंड सेरिब्रम प्रेजेंट है। नाउ अगर हम इसको आगे और डिस्कस करें तो बेसिकली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं लोब्स के अंदर, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब्स। फ्रंटल लोब, द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, द प्री मोटर एरिया एंड द मोटर एरिया ऑफ ब्रेन। दीज लोब्स फंक्शन इन वॉलेंटरी मसल्स, मूवमेंट, मेमोरी, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। हमने अभी अभी डिस्कस किया कि सेरिब्रम के अंदर ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बट सेरिब्रम के अंदर एग्जैक्टली ये सारी चीजें कहां हैं? ये फ्रंटल लोब्स के अंदर होती हैं। पैराइटल लोब्स, पैराइटल लोब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। दीज लोब्स कंटेन द सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स विच इज एसेंशियल फॉर प्रोसेसिंग टच सेंसेशंस। हमारे बॉडी के अंदर से जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसे रिसीव करना और उसे प्रोसेस करना पैराइटल लॉब्स का काम होता है। ये जनरली हमारे बॉडी के अंदर टच सेंसेशंस को प्रोसेस करने में मदद करती हैं। ऑक्यूपिटल लोब्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना। ये जनरली विजुअल इंफॉर्मेशन को हमारे रेटिना से प्रोसेस करने में मदद करती है। टेम्पोरल लोब्स, होम ऑफ लिम्बिक सिस्टम इंक्लूडिंग एमिगडाला एंड हिपोकैम्पस। These lobes organize sensory input in aid in auditory perception, memory formation, language and speech production. ये लोब्स बेसिकली सेंसरी इनपुट को ऑर्गेनाइज करने का काम करती है जो हमें अलग अलग सेंसेस से मिलती है। हमारे ऑडिटरी परसेप्शन को मेमोरी फंक्शन के साथ जोड़ना, लैंग्वेज एंड स्पीच प्रोडक्शन के लिए मदद करना टेम्पोरल लोब्स का काम होता है। The midbrain. Midbrain is the part of brain that lies between the hindbrain and the forebrain. The midbrain helps us to locate events in space. It also contains a system of neurons that releases neurotransmitter dopamine. The reticular formation runs through the hindbrain and the midbrain is involved in sleep and wakefulness, पेन परसेप्शंस, ब्रीदिंग एंड मसल रिफ्लेक्सेस। मिड ब्रेन हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में होता है और मिड ब्रेन का काम क्या होता है, ये इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन मौजूद होता है जो हमारे बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को रन करने में मदद करता है।
जैसे कि स्लीप, वेकफुलनेस, पेन परसेप्शन, ब्रीदिंग एंड मसल रिफ्लेक्सेस एक्सेट्रा. Hind brain is composed of medulla and pons and the cerebellum. Medulla जो कि स्पाइनल कॉर्ड के ठीक बाद में होता है, इट कंट्रोल्स द फंक्शन आउटसाइड द कॉन्शियस कंट्रोल. फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग एंड ब्लड फ्लो. ये जनरली इनवॉलेंटरी फंक्शंस जो कि हम जिनके ऊपर लिटरली ध्यान नहीं देते, वो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीदिंग, ब्लड फ्लो एक्सेट्रा. In other words, medulla control essential functions. The pons affect activities such as sleeping, waking, dreaming, etc. हमारा नींद लेना, चलना. The pons affect activities such as sleeping, waking, dreaming, etc. The cerebellum controls balance and coordination of movement. सेरिबेलम, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हमारे बॉडी के अंदर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन दोनों को कंट्रोल करता है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन विद एन इंजरी इन दिस एरिया वुड हैव ट्रबल इन प्लेइंग गिटार और टाइपिंग टर्म पेपर. बेसिकली जिन भी चीजों को करने में दो चीजों का कोऑर्डिनेशन लगता है, सबसे पहले तो हमारे सेंसेस का कोऑर्डिनेशन लगता है, एज वेल एज हमारी मोटर एबिलिटीज लगती हैं. अगर इस पोर्शन में हमें कोई इंजरी महसूस होती है तो हम ये सारी चीजें नहीं कर पाते. द ब्रेन, अगर हम अपने ब्रेन को टॉप से यानी कि टॉप व्यू से समझने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है. अगर मैं इसके दोनों हेमिस्फीयर्स को अलग अलग पार्ट समझूं तो बेसिकली इट इज डिवाइडेड एज लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर. अब ये दोनों जो हेमिस्फीयर्स हैं ये अपना अपना अलग फंक्शन कैरी करते हैं, अपने अपने अलग तरीके के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने और सिंथेसाइज करने में रिस्पॉन्सिबल है. लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन जनरली डील्स विद फैक्ट्स, मैथमेटिक्स, लॉजिक्स, वर्ड्स, रीजनिंग एक्सेट्रा. ये सारा कुछ अगर आप इफेक्टिवली कर पाओगे तो वो अपने लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन के कारण कर पाओगे. वेयर एज राइट हेमिस्फीयर जो है दैट मोर ऑफ डील्स विद क्रिएटिविटी. कलर्स का जो आपको नॉलेज है, क्रिएटिविटी है, आइडिया जनरेशन, इमेजिनेशन, सीइंग द फुल पिक्चर. बेसिकली ये सारी चीजें जो हैं ये आप राइट साइड ऑफ ब्रेन की वजह से कर पाते. अब क्या कोई भी टाइप ऑफ ब्रेन अगर हमारे अंदर ना हो तो हम एग्जिस्ट कर पाएंगे? नहीं. हमारे बॉडी में फैक्ट्स की, लॉजिक की भी उतनी ही अहमियत है जितनी क्रिएटिविटी की एंड इमेजिनेशन की. ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन. अब अगला सवाल यह उठता है कि हमारे ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कैसे होती है. ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन दो तरीके से क्लासिफाई की जा सकती है. सबसे पहले विद इन ब्रेन, हमारे ब्रेन के अंदर वो इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट हो रही है, एंड अगर एनवायरमेंट से वो इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो कैसे मिल रही है. Our brain gets information from external environment and transmits it within the two hemispheres. हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल एनवायरमेंट से मिलती है और उसके बाद जाके वो इंफॉर्मेशन दो हेमिस्फीयर्स में, दोनों हेमिस्फीयर्स में जाती है. ऐसा नहीं है कि ब्रेन ऑलरेडी क्लासिफाई कर लेता है कि नहीं ये लेफ्ट हेमिस्फीयर वाली इंफॉर्मेशन है या ये राइट वाली. इंफॉर्मेशन हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलते ही हमारे दोनों हेमिस्फीयर्स के अंदर जाती है. व्हाट मेक्स द इंफॉर्मेशन ट्रेवल विद इन टू हेमिस्फीयर्स. हमारे ब्रेन के अंदर दोनों हेमिस्फीयर्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन कैरी कैसे हो पाती है. द कॉर्पस कोलेजम. कॉर्पस कोलेजम एक ऐसा ऑर्गन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द सेम. द कॉर्पस कोलेजम कनेक्ट्स लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन टू राइट साइड ऑफ द ब्रेन, ईच साइड नोन एज हेमिस्फीयर. कॉर्पस कोलेजम ही ये ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल है लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन को राइट साइड ऑफ ब्रेन से कनेक्ट करने में. नाउ दिस कनेक्शन अलाउज द इंफॉर्मेशन टू पास बिटवीन द टू हाफ्स. ये जो कनेक्शन है ये ही अलाउ करता है इंफॉर्मेशन को टू पास बिटवीन द टू हाफ्स.
corpus callosum is the highest connective pathway in the brain, being made up of more than 200 million nerve fibers. हमारे ब्रेन के अंदर सबसे बड़ा कनेक्टिव पाथवे कॉर्पस कॉलोजम होता है, विच इज मेड अप ऑफ नियरली 200 मिलियन नर्व फाइबर्स. अगर हम ध्यान से देख पाए तो हमारा कॉर्पस कॉलोजम दोनों हेमिस्फीयर्स के ठीक बीच में मौजूद है, ताकि इंफॉर्मेशन दोनों तरफ ट्रांसमिट की जा सके. ईच साइड ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट एंड फीलिंग in the opposite half of the body. Hemispheres also process information such as language. हमारे ब्रेन की हर एक साइड इंफॉर्मेशन को ऑपोजिट साइड की चीज से डील करती है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे राइट हैंड या राइट रिफ्लेक्सेस का काम आ रहा है तो वो इंफॉर्मेशन सिंथेसाइज करने का काम मेरे लेफ्ट हेमिस्फीयर का होगा. वेयर एज अगर मेरे लेफ्ट लिम्स काम में आ रहे हैं तो उस चीज को इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करने का काम मेरे राइट नेटवर्क का होगा या राइट साइड ऑफ ब्रेन का होगा. Therefore, physical coordination and taking in complex information require both side of brain to work together. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई भी नई लैंग्वेज सीखनी है तो हमें उसके फैक्ट्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है और क्रिएटिविटी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है. मतलब कि जैसे उस लैंग्वेज का एक्चुअल वर्ड का मतलब क्या है, सेंटेंसेस क्या है और उसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा रहा है. तो बेसिकली ऐसे कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए दोनों पार्ट्स ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड इन दोज सिचुएशंस द कॉर्पस कॉलोजम एक्ट्स एज कनेक्टर. कॉर्पस कॉलोजम सिट्स इन द सेंटर ऑफ ब्रेन. इट इज मेजर अराउंड 10 सेंटीमीटर इन लेंथ. इसका शेप जनरली सी अल्फाबेट जैसा होता है. ये हमारे ब्रेन के ठीक सेंटर में मौजूद होता है. इसका थोड़ा सा पोर्शन लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है एंड थोड़ा सा पोर्शन राइट हेमिस्फीयर में होता है. ब्रेन आई कोऑर्डिनेशन. अब हमारे ब्रेन और हमारे आईज कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं उसे समझते हैं. जैसा कि हमने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया कि हमारे ब्रेन की दो साइड्स हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. अब अगर विजन जो है वो हमारे राइट साइड पे पड़ रही है तो हमारा लेफ्ट ब्रेन उसे सिंथेसाइज करेगा. वेयर एज अगर जो विजन है वो हमारे लेफ्ट साइड पे पड़ रही है, देन आवर राइट हेमिस्फीयर विल सिंथेसाइज दैट इंफॉर्मेशन. बेसिकली एक क्रॉस कनेक्शन होता है दोनों में. अगर इंफॉर्मेशन यानी कि जो विजन है वो राइट साइड से पड़ रही है तो वो लेफ्ट साइड को सिंथेसाइज करेगी ब्रेन के, और अगर हम सामने से किसी चीज को अपनी लेफ्ट आई से देख रहे हैं तो वो राइट हेमिस्फीयर को इंफॉर्मेशन सिंथेसाइज करेगी. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ यू कैन एडमायर द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड कांट स्टॉप सेइंग वाओ? जनरली ये जो फिनोमिना है ये यहां काम आता है. हम लोग क्या करते हैं, हमारे नेचर में जो भी चीजें हम देखते हैं अपनी दोनों आंखों से, वो सबसे पहले ट्रेवल करती है हमारे राइट ब्रेन में. आफ्टर दैट इट ट्रेवल्स टू आवर लेफ्ट ब्रेन. यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर जाती है वो सबसे पहले जाती है हमारे राइट हेमिस्फीयर में, और वहां से कॉर्पस कॉलोजम की मदद से वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में भी चली जाती है. एंड दैट इज द मोमेंट इवेंचुअली हम लोग दोनों चीजें देख पाते हैं या एडमायर कर पाते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पाइनल कॉर्ड. हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट बिगिंस विद मेड्यूला एंड एक्सटेंड्स डाउनवर्ड. जैसा कि हमने समझा, ब्रेन का स्ट्रक्चर कहां खत्म होता है, मेड्यूला पे, एंड स्पाइनल कॉर्ड वहीं से शुरू हो जाता है. इट इज एनक्लोज्ड विद बोनी केज सराउंडेड कॉल्ड vertebral columns. It is surrounded by membranes called meninges. As many as 31 pair of nerves arise from the spinal cord, and it is connected with the spinal reflex actions which are conducted by nerve impulses from the brain. हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बोनी केज से सराउंडेड होती है, जिसे हम वर्टेब्रल कॉलम भी बोलते हैं, and it is surrounded by a membrane which is known as meninges.
हमारे स्पाइनल कॉर्ड में नियरली 31 पेयर ऑफ नर्व्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व हैं हमारे स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए, यानी कि वो सारे रिफ्लेक्स एक्शंस जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की मदद से किए जाते हैं. दीज आर कंडक्टेड बाय नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन. हमारे ब्रेन के अंदर जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के एक्शंस को कंडक्ट करता है. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जहां पे ब्रेन स्टेम बेसिकली मेड्यूला है एंड उसके जस्ट बाद हमारा स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है. इसे हमने लेट्स डिस्कस द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? All the nerves of the body together make up peripheral nervous system. They all coordinate with the central nervous system by entering and leaving it simultaneously. हमारे बॉडी के अंदर जितने भी नर्व्स प्रेजेंट हैं वो सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं. ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं बाय एंटरिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड लीविंग इट. जनरली जो भी सिग्नल्स हैं वो ये नर्व सेल्स ट्रांसफर करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, जो कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. इस तरीके से ये एंटर करते हैं एंड उनसे यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जब ये रिस्पॉन्स लेके वापस आते हैं, दैट इज एग्जिट ऑफ दीज नर्व्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स विच मेक अप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम: स्पाइनल नर्व्स, cranial nerves and visceral nerves. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं cranial nerves की. Cranial nerves emerge from brain and there are 12 pair of cranial nerves present. Cranial nerves जो हैं ये brain से emerge होते हैं यानी कि शुरू होते हैं और there are 12 pairs of cranial nerves. Cranial nerves के 12 पेयर है. Some of the examples may be sensory nerves like optics and olfactory etc. बहुत सारे इनमें से सेंसरी नर्व्स भी होते हैं, यानी कि जैसे कि ऑप्टिक्स मतलब कि द नर्व्स विच डील विद व्हाट वी सी. हमारे आईज को जो सेंसेशंस प्रोवाइड करते हैं और वो कैरी आउट होते हैं, दे आर नोन एज ऑप्टिक नर्व्स. वेयर एज व्हाट वी स्मेल, दैट इज नोन एज ऑल्फैक्टरी नर्व्स. Spinal nerves. Spinal nerves have their point of emergence as off from the spinal cord. There are 31 pair of spinal nerves. Spinal nerves का point of emergence spinal cord होता है. ये spinal cord से शुरू होते हैं और ये 31 pairs में मौजूद होते हैं. They emerge from spinal cords into dorsal and ventral roots. डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स तक जाते हैं ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए. एट द जंक्शन ऑफ दीज 2 रूट्स द सेंसरी फाइबर कंटिन्यू इनटू द डॉर्सल रूट एंड द मोटर फाइबर कंटिन्यू इनटू द वेंट्रल रूट. जैसा कि हमने अभी इसको पढ़ा, स्पाइनल कॉर्ड जो है यहां से ये नर्व्स डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स के अंदर से फ्लो करना शुरू कर देते हैं, जहां डॉर्सल रूट जो है सेंसरी फाइबर्स के अंदर लैंड करता है, वेयर एज जो मोटर फाइबर्स हैं वो वेंट्रल रूट के अंदर से चले जाते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या होते हैं, एक बार इसके बारे में बात करते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम इज रिफ्लेक्स एक्शन. इट इज rapid automatic response to a stimulus which is not under voluntary control of our brain. Simplest form of response जो हमारा nervous system generate करता है, that is reflex action. Basically ये बहुत ही rapid, बहुत ही quick response होता है हमारे stimulus के लिए, जो कि हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं होता. Moving our hand away when we touch a hot place is an example of reflex action. Moving our foot away when we step on something sharp is also a reflex action. जैसे ही हम किसी गर्म चीज पे हाथ रख देते हैं, अपना हाथ फटाफट से हटा लेते हैं, that is an example of reflex action. Whereas when we move our foot away, that is an example of reflex action as well. Movement of diaphragm during respiration, coughing,
yawning, blinking of eyes, and sneezing. These all are examples of reflex actions. A reflex arc क्या होता है? Now let's talk about reflex arc. Reflex arc का basically मतलब क्या होता है? The pathway or route taken by nerve impulses in a reflex action is called reflex arc. अब जो nerves या जो ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, वो सेट ऑफ ऑर्गन्स और टिश्यूज को रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टेक आवर हैंड अवे व्हेन वी टच अ हॉट प्लेट, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है. अब इस पर्टिकुलर चीज को करने में हमारे जो ऑर्गन्स और ग्रुप ऑफ टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल रहे हैं उन्हें रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है. Reflex action. The whole mechanism of reflex action occurs in such a fashion that there is no conscious control of the brain. Stimulation occurs through peripheral nervous system and the response to this peripheral nerve stimulation is involuntary. In a reflex action, the spinal cord along with brain is responsible for the reflex movement. Generally, ये पूरा रिफ्लेक्स एक्शंस का जो मैकेनिज्म है ये इतना क्विक, इतना स्पॉन्टेनियस होता है कि इसके ऊपर हमारे ब्रेन का कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता. ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा किया गया एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस, बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स होता है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं फॉर दीज रिफ्लेक्स मूवमेंट्स. Few examples of these reflex actions are when light acts as a stimulus, the pupils of the eye change in size. जैसे ही लाइट हमारे ऊपर पड़ती है, बहुत तेज सनलाइट हमारे ऊपर पड़ती है, तो हमारे जो आईज के प्यूपिल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो छोटे हो जाते हैं, हमारी आंखें अपने आप थोड़ी सी बंद हो जाती हैं. दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन. सडन jerky withdrawal of hand or leg when pricked by a pin. जैसे ही हमारे हाथ या पैर पे कोई पिन चढ़ती है तो हम सडन एक जो जर्क लेते हैं, जो झटका लेते हैं, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन एज वेल. कफिंग और स्नीजिंग बिकॉज ऑफ इरिटेशन इन नेजल पैसेज. हमारे नेजल पैसेज में किसी तरीके के इरिटेशन के कारण जब हमें स्नीजिंग या फिर कफिंग होती है, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन. नी जर्क इन रिस्पॉन्स टू अ ब्लो और समथिंग स्टैंपिंग ऑन द लेग. जैसे ही हमारे पैर पे कुछ लगता है हमें झटका महसूस होता है, जर्क महसूस होता है. सडन रिमूवल ऑफ द हैंड फ्रॉम शार्प ऑब्जेक्ट्स. हमारा हाथ अगर किसी शार्प ऑब्जेक्ट पे पड़ जाए तो हमारा हाथ फटाफट से हम हटा लेते हैं या हट जाता है. दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन. सडन ब्लिंकिंग व्हेन एन इंसेक्ट कम्स नियर टू आवर आईज. हमारी आंखों के पास में जब कोई इंसेक्ट आ जाता है तो हम अपनी आंखों को एकदम से ब्लिंक करते हैं. So these are the few examples of reflex action जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते हैं. बट ये सारी चीजें कैसे होती हैं और इतना जल्दी कैसे होती है, इन चीजों पे शायद हमने कभी ध्यान नहीं दिया. The whole process of reflex action involves some important components. They are receptor organs, sensory neurons, nerve center, associated neurons, motor neurons and effector neuron. The receptors perceive the stimuli. यहां पे perceive किया जाता है stimuli को by receptors. They are situated on the sense organs. The afferent neurons or the sensory neurons carry the stimuli from receptors to the spinal cord and the ganglion of spinal cord has sensory neurons. अब ये जो एफरेंट न्यूरॉन्स हैं जिन्हें हम सेंसरी न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ये इस स्टिम्युलाई की जो इंफॉर्मेशन है वो रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड में ले जाता है और स्पाइनल कॉर्ड में जो सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद हैं वो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं एंड वी एक्ट अकॉर्डिंगली. अब हैरान होने वाली बात यह है कि ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट जस्ट हैपेंस इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई. इतना ही टाइम लगता है हमें कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करने में, बट इट इज दैट कॉम्प्लिकेटेड.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जनरली हमारे इम्पल्सेस जो हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मिलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. इट इज जनरली अश्योरेंस ऑफ इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी, कि हमारे बॉडी के इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स कितना सही तरीके से काम कर रहे हैं, ये उसका अश्योरेंस होता है. इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम. इसके आगे चल के और दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम. Sympathetic nervous system consists of nerves that arise from spinal cord between the neck and the waist region. It prepares body for violent actions against abnormal conditions and is generally stimulated by adrenaline. Sympathetic nervous system जो है ये हमारे बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होता है और इसका लोकेशन क्या होता है, इट इज बिटवीन आवर नेक टू आवर वेस्ट. जनरली किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन में या इमरजेंसी कंडीशन में वायलेंट एक्शंस लेने के लिए ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम काम आता है. इट इज जनरली स्टिम्युलेटेड बाय अ हार्मोन नेम्ड एड्रेनालिन. द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, इट इज लोकेटेड anterior in the head and the neck and posterior in the sacral region. It is mainly involved in re-establishment of normal condition when violent action is over. Generally sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके साइमल्टेनियसली काम करते हैं. जैसे ही हमारी बॉडी वो वायलेंट एक्शन करके खत्म हो जाती है तब उस चीज को, सिचुएशन को बैक टू नॉर्मल लाने में, कूल डाउन करने में पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का रोल है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के क्या अलग अलग फंक्शंस हैं. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कनेक्ट्स द ब्रेन and the spinal cord to rest of the body and external environment. Peripheral nervous system क्या करता है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक तो रेस्ट ऑफ द बॉडी से जोड़ता है, दूसरा बाहरी एनवायरमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से जोड़ता है. इट रेगुलेट्स इंटरनल होम्योस्टेसिस. हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल जो भी हॉर्मोन्स का एक्सचेंज होता है जिसके कारण हमारी बॉडी बहुत सारे चेंजेस दिखाती है, उस चीज को भी कंट्रोल करना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है. इट कैन रेगुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी. हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन से जो स्ट्रेंथ जनरेट होती है उसे रेगुलेट करना भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है. इट कंट्रोल्स एंड रिलीजेस द सिक्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स. हमारे एंडोक्राइन बात करने जा रहे हैं हमारे नर्वस सिस्टम के दूसरे पहलू की, द एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी हिस्सा हार्मोन्स हैं. अब ये हार्मोन्स होते क्या हैं? हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस सेक्रेटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बाय सम स्पेशलाइज्ड टिश्यूज इन आवर बॉडी नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स. हार्मोन्स वो स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एक बहुत छोटी मात्रा में सेक्रेट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज में से, जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं. दीज हार्मोन्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ विच आर मेड इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये हार्मोन्स सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं और उनकी ग्रोथ को भी मैनेज करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स. हार्मोन्स की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. हार्मोन्स आर सेक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. हार्मोन्स हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से बहुत छोटी मात्रा में, बहुत छोटे अमाउंट में सेक्रेट होते हैं. हार्मोन्स आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरिड थ्रू आउट द बॉडी बाय अ सर्कुलेटरी सिस्टम. हार्मोन्स जो हैं
ये सीधा हमारे ब्लड में चले जाते हैं और ये हमारे पूरे बॉडी में मूव करते हैं बाय आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. Hormones have their effect at a site different from the site where they are made. Hormones दो अलग अलग जगह पे काम करते हैं. सबसे पहला तो ये जहां पे वो बनते हैं एंड जहां पे वो इफेक्ट करते हैं. जहां पे वो हॉर्मोन्स बनते हैं उसे बोला जाता है साइट वेयर दे आर मेड, एंड जहां पे वो इफेक्ट करते हैं उसे बोला जाता है टारगेट साइट. जहां पे वो बनते हैं और जो इनकी टारगेट साइट है ये अलग अलग होती है. हॉर्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यूज और ऑर्गन्स कॉल्ड टारगेट ऑर्गन्स. हॉर्मोन्स सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स और टिश्यूज को ही टारगेट करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टारगेट ऑर्गन्स. हॉर्मोन्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी ऑल्सो इट्स ग्रोथ. हॉर्मोन्स हमारे बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं एंड ऑल्सो हमारे बॉडी की जो ग्रोथ है उसे मैनेज करते हैं. ग्लैंड्स. ग्लैंड इज अ स्ट्रक्चर विच सेक्रेट्स स्पेसिफिक सब्सटेंस और सब्सटेंसेस इन द बॉडी. ग्लैंड वो स्ट्रक्चर होता है जहां से कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस या सब्सटेंसेस सेक्रेट होते हैं. ग्लैंड इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यूज. जो भी ग्लैंड्स हैं ये अलग अलग तरीके के सेल्स के ग्रुप से बनते हैं जिन्हें हम टिश्यूज भी बोलते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एक्सोक्राइन ग्लैंड, gland which secretes its product into a duct or tube is known as exocrine gland. ऐसे ग्लैंड जो अपना प्रोडक्ट एक डक्ट में या एक ट्यूब के अंदर सेक्रेट करते हैं वो सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, salivary gland secretes saliva into duct known as salivary duct. सैलाइवरी ग्लैंड जो है वो सैलाइवा सेक्रेट करते हैं सैलाइवरी डक्ट के अंदर. अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, ग्लैंड विच डज नॉट हैव अ डक्ट और अ ट्यूब, इट सेक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जिसके अंदर कोई भी डक्ट या कोई भी ट्यूब मौजूद नहीं होती. ये डायरेक्टली अपना जो भी प्रोडक्ट है उसे ब्लड के अंदर सेक्रेट कर देता है एंड देन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स इट टू ऑल द बॉडी पार्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट नियर आर किडनी. हमारे किडनी के पास जो एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो अपना प्रोडक्ट हमारे ब्लड के अंदर डाल देते हैं और वो ब्लड पूरे बॉडी में उस चीज को सेक्रेट कर देता है. Difference between endocrine glands and exocrine glands. Endocrine glands are a type of glands that secrete substances, that is hormones, directly into the bloodstream, whereas exocrine glands are a type of glands which release its secretion external to or at the surface of an organ with the help of a canal, a tube or a duct. Endocrine glands are a type of ductless gland, and exocrine glands may or may not have duct. Endocrine glands secrete directly into the blood, whereas exocrine glands pour their secretions directly at the site of action. Endocrine glands secrete hormones, whereas exocrine glands secrete enzymes. Target of the glands in endocrine gland is located away from the gland, whereas target is very close in case of exocrine glands. Response is delayed since secretion should be transported through the blood to the target organ. यहाँ पे exocrine glands के अंदर बहुत rapid response show होता है because it is poured directly to the target organ. Mainly, it controls long-term activities of the target organ, whereas in exocrine glands, it generally controls short-term activities of the body. There are two types, primary endocrine gland and secondary endocrine gland.
whereas there are different type of exocrine glands: unicellular exocrine glands, multicellular exocrine glands, merocrine glands, apocrine glands, serous glands, mucus glands, and mixed glands. Thyroid gland, pituitary gland, and adrenal gland are some examples of endocrine, whereas gastric glands, salivary glands, sweat glands are examples of exocrine glands. Now, let's discuss what exactly endocrine system is. Endocrine system, a group of endocrine glands which produce various hormones, is known as endocrine system. This is also known as hormonal system. ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो बहुत सारे हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें एंडोक्राइन सिस्टम बोला जाता है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज हार्मोनल सिस्टम. इन एडिशन टू द नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी. जैसे कि नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है, वैसे ही एंडोक्राइन सिस्टम भी यही रोल हमारे बॉडी के लिए प्ले करता है. देयर आर 10 डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी. दे आर पीनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड, टेस्टीज इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स. अब ये सारे क्या क्या हैं और ये क्या क्या काम करते हैं, एक बार इनके बारे में बात करते हैं. एनाटॉमी ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम. हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की एनाटॉमी क्या कहती है? हाइपोथैलेमस. सबसे पहले अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की, तो दैट इज लोकेटेड इन द लोअर सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्रेन. इसका काम क्या होता है? इट लिंक्स द एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम. हमारे ब्रेन के लोअर सेंट्रल पार्ट में मौजूद होता है हाइपोथैलेमस. ये हमारे ब्रेन को और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम को साथ में जोड़ के रखता है. नर्व सेल्स इन हाइपोथैलेमस मेक केमिकल्स दैट कंट्रोल द रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड. नर्व सेल्स जो भी हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद होते हैं, ये केमिकल्स ऐसे रिलीज करते हैं जो कि कंट्रोल करता है रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स इन पिट्यूटरी ग्लैंड. हाइपोथैलेमस गैदर्स इंफॉर्मेशन सेंस्ड बाय ब्रेन. हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये सारी इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन के अंदर सेंस करता है. फॉर एग्जाम्पल, द टेम्परेचर इन आवर सराउंडिंग्स, लाइट एक्सपोजर, फीलिंग्स एक्सेट्रा, एंड सेंड इट टू पिट्यूटरी. This information influences the hormones that are made and released by pituitary gland. Generally ये सारी information pituitary gland को भेजी जाती है by hypothalamus, and उसके बाद pituitary glands decide करते हैं कि उन्हें किस तरीके के hormones release करने हैं on the influence of the information sent by hypothalamus. पिट्यूटरी ग्लैंड इज एट द बेस ऑफ द ब्रेन. हमारे ब्रेन के बेस पे मौजूद होता है. बहुत छोटा होता है साइज में, जस्ट लाइक अ पी. डिस्पाइट ऑफ इट्स स्मॉल साइज, पिट्यूटरी इज ऑफन नोन एज मास्टर ग्लैंड. द हॉर्मोन्स इट मेक्स कंट्रोल मेनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. जो हॉर्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के और बहुत सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है. पिट्यूटरी ग्लैंड मेक्स मैनी हॉर्मोन्स सच एज ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे बोन्स का ग्रोथ, टिश्यूज का ग्रोथ हैंडल करता है, वेयर एज इट प्लेज अ रोल इन बॉडीज न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल हैंडलिंग एज वेल. प्रोलैक्टिन हमारे विमेन्स के अंदर जो भी मिल्क प्रोडक्शन या ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मिल्क प्रोडक्शन बनाने का जो काम करता है वो प्रोलैक्टिन करता है. वेयर एज थायरोट्रोपिन which stimulates the thyroid gland to make thyroid hormones. कॉर्टिकोट्रोफिन जो है ये एड्रिनल ग्लैंड को बहुत सारे हॉर्मोन्स बनाने में मदद करता है. एंटी डायरेक्टिक हॉर्मोन्स जो कि हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस बनाए रखने के लिए मदद करता है, जिसका सीधा असर हमारे किडनीज पे पड़ता है. ऑक्सीटोसिन which triggers the contraction of the uterus that happens during labor pain.
जो भी हमारे फीमेल्स के अंदर यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग लेबर, दैट इज कंट्रोल्ड बाय ऑक्सीटॉक्सिन. The pituitary gland also secretes endorphins, chemicals that act on nervous system and reduce the feelings of pain. The pituitary also secretes hormones that signal the reproductive organs to make sex hormones. Pituitary gland also controls ovulation in the menstrual cycle of women. तो इतने छोटे साइज में होने के बावजूद भी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर्स को या फंक्शंस को हैंडल करता है. थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द फ्रंट पार्ट ऑफ लोअर नेक. इट शेप्स लाइक अ बो टाई और अ बटरफ्लाई. इसके अंदर जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज थायरॉक्सिन. दीज हार्मोन्स control the rate at which cell burn fuels from food to make energy. Generally ये डिसाइड करता है कि हमारे जो सेल्स हैं वो फूड से जो एनर्जी मिलती है, जिसे हमारी बॉडी एज अ फ्यूल यूज करती है, उसे कैसे कितना परफेक्टली या कितना एफिशिएंटली बर्न किया जा सकता है. The more thyroid hormones are present in our bloodstream, the faster chemical reactions happen in our body. जितने ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में होते हैं, उतने ही फास्टर हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं. थायराइड हार्मोन्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प किड्स एंड टीन्स बोन टू ग्रो एंड डेवलप. दे ऑल्सो प्ले अ पिवोटल रोल in development of brain and nervous system. Parathyroid glands. Attached to thyroid glands, there are 4 tiny glands that work together, which are known as parathyroid glands. They release parathyroid hormones which control the level of calcium in our blood. Now, adrenal glands. The 2 triangular adrenal glands are present on the top of our kidneys. Adrenal glands have 2 parts, each which make the set of hormones which have different functions. Outer part is known as adrenal cortex. The outer part is known as adrenal cortex. It makes hormones called corticosteroids that helps to control salt and water balance in our body. The body's response to stress, metabolism, immune system, sexual development and function etc. are handled by adrenal cortex. And the inner part is known as adrenal medulla. The inner part is the adrenal medulla. It makes catecholamines such as epinephrines called adrenaline. Epinephrines increase blood pressure and heart rate in our body when our body is under stress. Pineal glands. Pineal gland of body are produced in the middle of our brain. It secretes melatonin, a hormone that helps in regulating the sleep at night and the wake up cycle. Pancreas. Pancreas make insulin and glucagon, which are the hormones that controls the level of glucose or sugar in our blood. Insulin helps to keep the body supplied with the store of energy. The body uses this stored energy for exercise and activity, and it also helps organs work as they should. Reproductive glands. The main source of sex hormones, mostly in guys and girls, are gonads. The male gonads or testes are in the scrotum. They secrete hormones known as androgens, the most important of which is testosterone. These hormones tell a guy's body when it's time to make changes associated with puberty, like penis and height growth, deepening voice, and growth in facial and pubic hairs. Working with the hormones from pituitary gland, testosterone also tell guy's body when it's time to make sperms in the testes.
जनरली रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो हैं उन्हें गोनेड्स बोला जाता है। मेल गोनेड्स और टेस्टीज जो हैं वो स्क्रोटम के अंदर मौजूद होते हैं एंड दे सेक्रेट हॉर्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरॉन जो कि एंड्रोजेंस की कैटेगरी में आते हैं। ये हॉर्मोन्स जनरली हमारे बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं व्हेन वी डेवलप दैट इज कंट्रोल्ड और मैनेज्ड बाय टेस्टोस्टेरॉन। In girls, the ovaries are present in their pelvis. They make eggs and secrete female hormones known as estrogen and progesterone. Whereas estrogen and progesterone both are involved in regulation of girls' menstrual cycle. These hormones play a pivotal role in pregnancy. Feedback mechanism. What is feedback mechanism? The excess or deficiency of hormones has a harmful effect on our body. Hormones का excess भी हमारे body के लिए harmful है, hormones का deficiency भी हमारे लिए harmful है. The timing and amount of hormones released by the various glands controlled by the feedback mechanism which is inbuilt in our body. ये हॉर्मोन्स कब रिलीज होंगे और कितने अमाउंट में रिलीज होंगे ये जनरली हमारे बॉडी का फीडबैक मैकेनिज्म तय करता है विच इज इनबिल्ट इन आवर बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, इफ शुगर लेवल इन ब्लड राइजेस टू मच they are detected by the cell of pancreas which respond by producing and secreting more insulin into the blood. As blood sugar falls to a certain level, insulin is reduced automatically. जैसा कि हमारे ब्लड के अंदर अगर हम शुगर लेवल राइज हो जाता है तो हमारे पेनक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन प्रेजेंट है वो ज्यादा मात्रा में सेक्रेट होना शुरू हो जाता है इन आवर ब्लड टिल द ब्लड शुगर फॉल्स डाउन टिल नॉर्मल. जब तक वो ब्लड शुगर नॉर्मल लेवल पे नहीं आ जाती तब तक पेनक्रियाज में से इंसुलिन रिलीज होता रहता है. And this level of release of insulin becomes normal when the blood sugar level falls. For example, once we stimulate the rise of glucose level, हमारे जो पेनक्रियाज हैं ये डिटेक्ट कर लेते हैं हाई लेवल ग्लूकोज को and they start secreting insulin. Pancreas secrete the hormone insulin causing liver cells to take up glucose and store it as glycogen. इंसुलिन क्या करती है, ये ग्लूकोज को अपने पास लेके इसको ग्लाइकोजन की मात्रा में स्टोर कर लेती है. मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स ऑल्सो टेक अप मोर ग्लूकोज. एज बॉडी सेल्स टेक अप द ग्लूकोज इन द ब्लड एंड डिक्लाइन द level of glucose, insulin release stops. And this is known as negative feedback loop. अच्छा, अब ये नेगेटिव फीडबैक लूप है तो पॉजिटिव फीडबैक लूप क्या होता है इसे भी एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं. फॉर एग्जांपल, बेबीज ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द यूट्रस, स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड इन यूट्रस. जैसे ही हमारे बॉडी को पता चलता है कि बेबी की ग्रोथ होनी शुरू हो गई है यूट्रस के अंदर, जो रिसेप्टर्स हैं यूट्रस के वो अपने आप को स्ट्रेच करना शुरू कर देते हैं विच सिग्नल्स ब्रेन टू रिलीज ऑक्सीटोनिन. ऑक्सीटोनिन रिलीज होना शुरू हो जाता है दैट कॉजेज यूट्रिन मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसके कारण यूट्रिन मसल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं एंड दीज कॉन्ट्रैक्शंस गेट स्ट्रॉन्गर अंटिल द बेबी इज डिलीवर्ड. जब तक बेबी की डिलीवरी नहीं हो जाती है ये कॉन्ट्रैक्शंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं बाय द टाइम. दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कुछ कॉमन सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन आवर नर्वस सिस्टम एंड आवर एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम के अंदर जनरली रिस्पॉन्स जो है वो फास्ट होता है, विद इन रिएक्शन टाइम होता है, वेयरएज एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर स्लो रिस्पॉन्स होता है. सिमिलैरिटी क्या है, बोथ ऑफ देम रिएक्ट टू स्टिम्युलाई. जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज है दोनों उसी को रिएक्ट करते हैं. सेकंड, नर्वस सिस्टम यूजेस इंपल्सेस टू सेंड मैसेजेस, whereas endocrine system uses hormones to send messages. दोनों में कॉमन क्या है,
बोथ हेल्प इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस मतलब क्या है? द स्टेट ऑफ नॉर्मेलिटी इन आर ह्यूमन बींग्स. तीसरा, ऑर्गन्स आर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स ही ऑर्गन्स होते हैं. वेयर एंडोक्राइन ग्लैंड में बहुत सारे ऑर्गन्स और ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं विच आर कलेक्टिवली नोन एज ग्लैंड्स. Both are the systems of body that can send messages. This is the similarity between them. Nervous system के अंदर hormones का इस्तेमाल किया जाता है. They use hormones. Whereas in endocrine system it travels through the blood stream. ये हमारे blood stream के थ्रू ट्रेवल करता है. नर्वस सिस्टम को अगर हम क्लासीफाई करें तो इसके दो पार्ट्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. वेयर एज हॉर्मोन्स की अपनी बहुत सारे टाइप्स हैं और बहुत सारी कैटेगरीज हैं. दे आर एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरॉन एक्सेट्रा. सिमिलैरिटी क्या है? हाइपोथैलेमस इज द लिंक बिटवीन द टू सिस्टम्स. हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का भी पार्ट है. और नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम and sense organs like eyes, ears, nose, etc. But they can still sense things. Plants के अंदर ना तो nervous system होता है ना ही कोई sense organs होते हैं. Sense organs मतलब कि जैसे eyes, ears, nose वगैरह. लेकिन वो फिर भी चीज़ों को सेंस कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए उस पर रिएक्ट कर सकते हैं. हाउ इज दिस पॉसिबल? Plants coordinate their behavior against environmental changes by using hormones. Hence, plants have no nervous system, but they do have endocrine system. Plants अपना behavior environmental changes के हिसाब से ऐसे react करते हैं by using their hormones. उनके अंदर जो hormones present होते हैं उनकी मदद से अपने behavior को environment के हिसाब से change करते हैं. Hence, हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम तो नहीं होता लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम जरूर होता है. द प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिम्युलाई वेरी स्लोली बाय ग्रोइंग विद द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस. इट इज नोन एज फाइटोहॉर्मोन्स. प्लांट्स जो है वो अलग अलग तरीके के स्टिम्युलाई के लिए रिस्पॉन्ड करता है. बहुत स्लो रिस्पॉन्स होता है. जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है उसके बाद इन केमिकल सब्सटेंसेस की मदद से वो अपने स्टिम्युलाई को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है. नाउ दीज केमिकल सब्सटेंसेस आर नोन एज फाइटोहॉर्मोन्स. फाइटो मतलब होता है प्लांट, यानी कि प्लांट हॉर्मोन्स. प्लांट हॉर्मोन्स और फाइटोहॉर्मोन्स. द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज डन बाय प्लांट हॉर्मोन्स और फाइटोहॉर्मोन्स. देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स और फाइटोहॉर्मोन्स. कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के अंदर किया जाता है इन फाइटोहॉर्मोन्स के द्वारा या इन प्लांट हॉर्मोन्स के द्वारा. नाउ इनको हम दो कैटेगरीज में बांट देते हैं. प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, यानी कि वो हॉर्मोन्स जो प्लांट्स के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं. दे आर ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकिन्स. नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स के अंदर दो हॉर्मोन्स आते हैं, एब्साइसिक एसिड एंड एथिलीन. अब ये सारे हॉर्मोन्स क्या हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं वो समझने की कोशिश करते हैं. ऑक्सिन्स. ऑक्सिन्स हेल्प इन सेल ग्रोथ एट शूट टिप्स बाय एलोंगेटिंग द सेल्स. दे हेल्प इन द ग्रोथ प्रोसेस. ऑक्सिन्स क्या करता है? सेल्स के ग्रोथ में मदद करता है जो कि शूट के टिप्स में प्रेजेंट होते हैं. कैसे? बाय एलोंगेटिंग द सेल्स. अब ये जो प्रोसेस है ये बहुत धीरे और बहुत स्लो किया जाता है. दैट इज द रीजन प्लांट्स टेक दैट मच टाइम टू ग्रो. जिबरेलिन्स. These hormones are responsible for cell growth in stem, seed germination and flowering. जिबरेलिन्स जो हार्मोन है ये सबसे पहले तो सेल ग्रोथ में मदद करता है स्टेम के अंदर. अब स्टेम के अंदर सेल ग्रोथ जो है वो दो तरीके से होती है. एक तो उसकी हाइट बढ़ाना, एक उसकी विड्थ बढ़ाना. जिबरेलिन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ आवर प्लांट हार्मोन्स. देन सीड जर्मिनेशन, जो सीड का डेवलपमेंट है इनटू प्लांट, जर्मिनेशन ऑफ सीड,
दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जिबरेलिन्स. एंड फ्लावरिंग, जो हमारे प्लांट के अंदर बड प्रेजेंट होता है उसका फ्लावर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना, दैट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ जिबरेलिन्स. साइटोकाइनेस, they promote cell division in plants. They also promote the opening of stomata and delay aging in leaves. Cytokinase, they promote cell division in plants. Cytokinase एक ऐसा हार्मोन है जिसकी मदद से सेल डिवीजन यानी कि सेल का अपने आप को दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड कर पाना पॉसिबल होता है प्लांट्स में. They also promote the opening of stomata and delay aging in leaves. स्टोमेटा की जो ओपनिंग है ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर आ सके प्लांट के और ऑक्सीजन जो है वो बाहर जा सके, ये भी साइटोकाइनेस की मदद से होता है. एंड डिले एजिंग इन लीव्स, लीव्स के एजिंग के प्रोसेस को डिले करना भी इस हार्मोन्स की वजह से होता है. एब्साइसिक एसिड, दिस हार्मोन इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट. ये हार्मोन ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. दीज आर द कैटेगरी ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर्स. Therefore, it promotes dormancy in seeds and buds. The detachment of fruits, flowers, and falling of leaves, etc. are promoted by this hormone. ये हार्मोन लीव्स के अंदर डोरमेंसी प्रमोट करता है एंड डिटैचमेंट ऑफ फ्रूट्स और फ्लावर्स का राइपन होके पक जाने के बाद टूट जाना भी एब्साइसिक एसिड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. And falling down of leaves is also promoted by this hormone. Ethylene, this hormone acts at trace levels throughout the life of plant by stimulating or regulating the ripening of fruit. हमारा जो फ्रूट है उसकी राइपनिंग के प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल होता है एथिलीन. अब ये एक ऐसा इकलौता हार्मोन होता है जो पूरी प्लांट लाइफ में प्लांट के अंदर रहता है और उसके लिए काम करता है. मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, अब प्लांट्स के अंदर किस तरह के मूवमेंट्स शो किए जाते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट देम. प्लांट्स एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स विच आर नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स विच आर नोन एज नेस्टिक मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट जो है ये दो तरीके के होते हैं, दे आर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस, वेयर एज नेस्टिक मूवमेंट जो है ये इंडिपेंडेंट होते हैं. ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, द ग्रोथ movement of plant parts in response to the external stimulus is known as tropic movement. एक्सटर्नल स्टिमुलस, बाहरी वातावरण, बाहरी एनवायरमेंट को देखते हुए जो भी प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होती है that is known as tropic movement or that process is known as tropism. It takes place in the direction of response to which stimulus is determined. ये उस डायरेक्शन में किया जाता है जिस डायरेक्शन में हमारा स्टिम्युलस मौजूद है. Tropism is of two types, positive tropism, negative tropism. If gross are the movement of plant part, tropism is categorized into two different types, positive tropism and negative tropism. ये दो अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रोपिज्म में. अगर growth of movement of plant is towards the stimulus, it is known as positive tropism. If the growth or the movement is towards the stimulus, that is known as positive tropism. Whereas if the growth or movement of plant's part is away from the stimulus, that is known as. Now these tropisms can be classified again into 5 types. They are phototropism, geotropism, hydrotropism, chemotropism and thigmotropism. फोटोट्रोपिज्म जो कि लाइट से होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट. जियोट्रोपिज्म जो कि ग्रेविटी के हिसाब से होता है. हाइड्रोट्रोपिज्म जो कि वाटर की वजह से होता है. कीमोट्रोपिज्म जो कि केमिकल्स की वजह से होता है. एंड थिग्मोट्रोपिज्म जो कि टच की वजह से होता है. Phototropism, it is the movement of plants in response to light. The shoot system of plant exhibit these characteristics.
शूट मूव टूवर्ड्स द लाइट। फोटोट्रॉपिज्म वो मूवमेंट है प्लांट का जो कि लाइट के रिस्पॉन्स में होता है। प्लांट के शूट सिस्टम के अंदर ये फोटोट्रॉपिज्म करने की क्वालिटी होती है। जैसे ही लाइट, जो नेचुरल लाइट है वो प्लांट के ऊपर पड़ती है, तो वो शूट जो है प्लांट का दैट मूव्स टुवर्ड्स द लाइट। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, the movement of plant towards the soil. This is the characteristic of root system. The roots always move in the direction of earth's gravity. जियोट्रॉपिज्म क्या है? प्लांट्स के पार्ट का मूवमेंट सॉइल की डायरेक्शन में। नाउ दिस कैरेक्टरिस्टिक इज पार्ट ऑफ रूट सिस्टम। जो रूट सिस्टम है हमारे प्लांट का, उसका पार्ट होती है ये कैरेक्टरिस्टिक। क्यों? क्योंकि रूट्स जो है वो हमेशा अर्थ की ग्रेविटी के डायरेक्शन में होती है। नाउ अगर जो रूट्स हैं वो अर्थ की ग्रेविटी के डायरेक्शन में है, यानी कि नीचे की तरफ है, दे आर नोन एज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। अगर यही सेम चीज ऊपर की तरफ है, इट इज नोन एज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। हाइड्रोट्रॉपिज्म, द मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द वाटर। वाटर की तरफ जब प्लांट्स जो है वो मूव कर जाते हैं, दैट इज नोन एज हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगेन ये जो सिस्टम है, ये रूट सिस्टम जो है, ये इस तरफ को डेवलप करता है, इस तरीके की मूवमेंट पोजेस करता है। हेयर द स्टिम्युलस इज वाटर। जैसा कि हम यहां पे देख सकते हैं कि अगर तो यहां दोनों तरफ मॉइस्ट सॉइल प्रेजेंट है, मॉइस्ट सॉइल मतलब सॉइल विच हैज वाटर कंटेंट इन इट, तो रूट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, रूट्स विल ग्रो स्ट्रेट। लेकिन अगर कहीं पे ड्राई सॉइल है और उससे थोड़ा ही दूर आगे मॉइस्ट सॉइल है पानी की वजह से, तो रूट्स जो हैं दे विल ग्रो टुवर्ड्स वाटर। कीमोट्रोपिज्म, इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिम्युलस। किसी भी केमिकल स्टिम्युलस के दौरान उसकी तरफ मूव कर जाना, दैट इज नोन एज कीमोट्रोपिज्म। It is a classic example of growth of pollen tube towards the ovule during fertilization in flower. जो भी pollen tubes हैं ये ovule की तरफ जाके ग्रो करते हैं, which leads to fertilization in a flower. This is an example of chemotropism. Thigmotropism, it is the directional movement in response to touch. For example, plant tendrils climb any support which they touch. Generally डायरेक्शनल मूवमेंट जब प्लांट्स के अंदर होती है इन रिस्पॉन्स टू टच, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिससे प्लांट सपोर्ट करके ग्रो कर सकते हैं। जनरली जो क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। इनके जो टेंड्रिल्स होते हैं, अब टेंड्रिल्स क्या होते हैं, इनके अंदर जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है वो अपने आप को सपोर्ट कर लेता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के चारों तरफ खुद को रैप करके, एंड दे यूज दैट सपोर्ट with the help of which they start to grow. Thermotropism or thermotropic movement is the movement of plant or the parts of plant in response to change in temperature. टेम्परेचर के अंदर चेंजेस के हिसाब से जब पार्ट्स ऑफ प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज नोन एज चेंज इन टेम्परेचर। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हॉट टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, जो प्लांट के जो स्टेम है, जो ब्रांचेस हैं, वो एक साथ असेंबल्ड है, एक साथ जुड़े हुए हैं। वेयर एज कोल्ड टेम्परेचर के अंदर देयर इज अ स्लाइट गैप बिटवीन देम। डोरमेंसी, नाउ व्हाट इज डोरमेंसी? रेस्टिंग or inactive condition in which metabolism almost stops is known as dormancy. डोरमेंसी प्लांट्स के अंदर आने वाली वो कंडीशन है जहां पे उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। इस कंडीशन को हम रेस्टिंग या इनएक्टिव कंडीशन ऑफ प्लांट्स भी बोल सकते हैं। सीड ऑफ प्लांट इज इनएक्टिव और डोरमेंट when metabolism is almost stopped in the situation of water, warm air and hormones help in breaking down dormancy and germination of seeds. अब dormancy कब पॉसिबल है? जब सीड के अंदर मेटाबॉलिज्म बिल्कुल रुक जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में वाटर, वार्म एयर, हॉर्मोन्स
डोरमेंसी को तोड़ने में मदद करते हैं और सीड को जर्मिनेट करने में मदद करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के लिए सीड का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। अगर उसकी ग्रोथ एनी हाउ रुक